गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, षष्ठी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस समय क्लास 8 में भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन पढ़ रहे हैं। ठीक है, संसाधन मैंने कल वीडियो में बताया कि संसाधन तब तक कोई वस्तु संसाधन का रूप तब तक नहीं लेती जब तक मनुष्य उसे अपने हिसाब से अपने प्रयोग लायक बनाता नहीं है। और मनुष्य संसाधन का अपना मूल्य होता है, प्रयोग के हिसाब से उसका मूल्य भी होता है। और संसाधन दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के, मानव निर्मित, एक प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन को हम लोगों ने पढ़ा, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो है संसाधन वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते। उसमें नदियाँ, झीलों का पानी और सारी चीज़ें, ये हवा है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब क्या है, ये आपके प्राकृतिक संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा क्या करते हैं, उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल आदि हो। ठीक है ना। देखिए यहाँ दिया है, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता। योग्यता में कौन कौन सा, मानसिक तथा शारीरिक से है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में भी मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने का संसाधन या सहायक है। कहने का मतलब ये है कि जिस वस्तु के बारे में आपको जानकारी होगी, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वही सही तरीके से संसाधनों का प्रयोग कर सकता है। देखिए चित्र में देखेंगे कि कोई पेपर, सूखे के कारण फसलों का नाश, फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? ये कोई महिला, हाँ क्यों नहीं। यह सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। समाधान क्या है कि कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो उसके लिए ट्यूबवेल, उसके लिए नहरों का निर्माण, ये सारी चीज़ों का हम लोग जानकारी कर सकते हैं। ये कब हो पाएगा? जब क्या होगा, प्रौद्योगिकी यानी टेक्निक उपलब्ध होगी। इसके लिए मनुष्य क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन। ये सारा काम कौन करता है? मनुष्य। इसीलिए प्रकृति में मनुष्य सबसे विशिष्ट संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। क्या है? मानव संसाधन है। अब मानव संसाधन कब बनेगा? जब वो ट्रेंड रहेगा, वो पढ़ा लिखा रहेगा और स्वस्थ रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। जैसे मैंने बताया कि बीमार व्यक्ति रहेगा, अशिक्षित व्यक्ति रहेगा, तो वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मूल्यवान संसाधन नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो बीमार ही रहेगा, अपने दवा दारू में ही फंसा रहेगा। अधिक संसाधनों के निर्माण में सामर्थ्य लोगों के लिए, लोगों के कौशल में सुधार होना जरूरी है। मानव संसाधन का ही विकास कहलाता है। अब इन सभी चीज़ों के बाद हमें संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, जो भी मानव निर्मित संसाधन है, या भी हम लोगों ने पढ़ा अनवीनीकरण, यानी जिनको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे जो है आपकी लकड़ी, कोयला, खनिज पदार्थ और ये आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जिन्हें हम लोग दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, उसको हम लोग अगर हिसाब से संरक्षित नहीं करेंगे, जैसे जल है, वायु है, ये हम लोग गलत तरीके से पेड़ों को काटे हैं, आज के ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने बिना सोचे समझे जो भी ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं, पीपल, पाकड़, बरगद, गूलर, कटहल, ये सब जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, इनको हम लोगों ने खूब काटा। और आज देखिए कोरोना के समय में हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने बिना सोचे समझे अपने निजी लाभ के लिए इन पेड़ों को काटा। यही अगर संसाधन का हम लोगों ने संरक्षण किया होता तो आज ये समस्याएं नहीं आती। इसीलिए क्या दिया है, हम लोग का जो टॉपिक है संसाधन संरक्षण, इसी के बारे में है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया। देखिए, जल के बारे में यही संसाधन है। क्या है, हम लोग जल का बहुत गलत तरीके से दोहन करते हैं। बहुत गाड़ी धुलना है, मोटर से धुल रहे हैं, भैंस को नहलाना है, मोटर से धुल रहे हैं, ब्रश ले लिया, नल के टैप को खोल दिया, पानी गिर रहा है, कपड़ा धुल रहा है, मोटर ऑन कर दिया, पानी गिर रहा है। ऐसे नहीं, हम लोगों को पानी बचाना है। 71% जल है, लेकिन उसमें भी आपका 1% केवल शुद्ध जल है, और 1% में भी इस समय आधा है भूगर्भिक जल, यानी जो आंतरिक जल है, जो अंदर का जल है, जिसका क्या है, जलस्तर भी कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग जलपान, जो वर्षा ऋतु है, जब वर्षा होता है तो हम लोग जल का संरक्षण नहीं करते हैं, और वह जल क्या होता है, नालों और नदियों के माध्यम से पुनः खारे पानी समुद्र में मिल जाता है, और वह पानी पीने योग्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमें जो शुद्ध जल है, जो मीठा जल है, उस जल का संरक्षण की आवश्यकता है।
सारे पेड़ कट गए, वहाँ पर ना कोई छाया है, ना खाने पीने की चीज़ें हैं, लोग परेशान थे, चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में लोग निराश हो रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया तो उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? तो अम्मा ने कहा, हाँ, यदि हम नवीनीकरण संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। अनवीनीकरण संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते। मैंने बताया नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जाता है, जैसे लकड़ी, वायु, सूर्य, ये सब चीज़ें हैं, और पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। लेकिन जैसे मैंने बताया कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, ये सब चीज़ों को दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं किए कर सकते। अगर इनका हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे तो ये पुनः समाप्त हो जाएंगे। ठीक है ना। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संरक्षण कहलाता है। होता क्या है, इन जो अनवीनीकरण संसाधन हैं, इनके बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन जो हम लोगों को उपयोग करने का समय है वो बहुत ज़्यादा तेज है। इसलिए इनके हमारे उपयोग और इनके बनने के समय में बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। इसलिए अनवीनीकरण संसाधनों की कमी हो जाती है। बढ़ती जनसंख्या और मांग के हिसाब से जो अनवीनीकरण खनिज है उनका क्या बनने का समय बहुत स्लो है। हजारों लाखों सालों के नीचे दबे होने के बाद कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस बनता है, और हम उन चीज़ों को बहुत जल्द ही, बहुत कम समय में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ठीक है ना। वही मैं बता रहा हूँ कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक, ध्यानपूर्वक उपयोग करना, नवीनीकरण के लिए समय देना संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास मतलब ये होता है कि भविष्य के बारे में सोचते हुए उन संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करना। यानी क्या है कि सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी वो आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। यानी जैसे हम लोगों ने आज क्या किया, पेड़ पौधे काट दिए, तो आने वाले बच्चों के लिए संसाधन या ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है ना। संसाधनों के संरक्षण के बहुत सारे तरीके हैं जो हमारी जो गलतियां हुई उन गलतियों को सुधार सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान कर सकता है। अतः यह एक भिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, अर्थ वस्त्रों और बांसों की डंडियों के लिफाफे और खरीदारी के लिए कुछ थैले बनाए। उन्होंने कहा कि हम इन वस्तुओं से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत बड़ा और अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी, कागज व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। मैं ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में विद्युत की जो फजूल खर्ची हो ना हो। हम लोग ये भी मैं बताता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे ही बाहर के बल्ब जला देते हैं, नल के जो बाहर के टूटी है टब उसको खोल देते हैं। पूछने पर कहते हैं कि आप बिल दे रहे हो कि मैं दे रहा हूँ। अरे बिल मैं दूँ या आप दो, लेकिन देश का बिजली तो खर्च हो रहा है। इसीलिए जागरूक होने की ज़रूरत है। जहाँ पे भी बिजली पानी की आवश्यकता ना हो, नल को, फैन के बटन को बंद कर दे। काम लगने पर ही उन चीज़ों का उपयोग करें। कम से कम गाड़ी का प्रयोग करें, ताकि प्रदूषण और डीजल का और पेट्रोलियम का बचत हो। क्योंकि भारत में जितने भी डीजल, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस वो बाहर से आयात किए जाते हैं, और जिसके बदले भारत को विदेशी मुद्रा को देना पड़ता है। कम से कम सप्ताह में एक दिन पैदल चलें, एक दिन साइकिल से चलें, ताकि पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं रहेगा, आप भी स्वस्थ रहोगे, आपका
देश का पैसा भी बचेगा और आपका भी पैसा बचेगा। लेकिन आजकल शौक के रूप में फालतू में बिना मतलब के ही लोग घूमने के लिए, ऐसे ही तफरीह करने के लिए मोटरसाइकिल साइकिल से चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही नितांत आवश्यक कार्य हो तभी भी चरपहिया या दो पहिया गाड़ी से जाना कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम गाड़ियों का प्रयोग हो। पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, जिससे आप और आपका प्रकृति, आपका जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयला से बनता है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं घर में जल बेकार नहीं होने दूंगी। मैंने अभी बताया कि बहुत से लोग जल का बहुत गलत प्रयोग करते हैं। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है, बच्चे ही भारत का भविष्य, विश्व के भविष्य हैं। और अगर बच्चे हैं तो अपने घर, अपने माता पिता को सुधार कर सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपके क्या विचार हैं? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं? जो काम बच्चे कर रहे हैं वही काम हम लोग भी करें तो संरक्षण कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी, इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग को सतत पोषणीय करना है कि ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ें मिल सकें। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित करनी है। जो जीव जंतु हैं उनको भी संरक्षित करना है। प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र को हानि कम से कम पहुँचाने जाना है। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे तो आने वाले समय में हमारा जो पृथ्वी है वो फिर से हरी भरी हो सकती है। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना चाहिए। पृथ्वी की जीवन शक्ति और उसकी विविधता का संरक्षण करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम उपयोग करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए जागृत करना चाहिए और उसके योग्य बनाना चाहिए। ये चैप्टर ख़त्म हो गया। कल इसके प्रश्न उत्तर हम आपको लिखवा देंगे। धन्यवाद।